हमारा आज का टॉपिक है वो सर्दियों के दिनों में ख़ास तौर पे बच्चों में छाती के मसाइल, एलर्जी के मसाइल के हवाले से है। पेरेंट्स के लिए परेशानी का सबब बनती है कि बच्चों में रात के वक्त कफ़ ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। इवन के बच्चे इतना कफ़ कर रहे होते हैं कि वोमिटिंग की वजह बन जाती है। और इसके अलावा खड़ खड़ की आवाज़ें आना, छाती में से सीटियों की आवाज़ें आना, नाक बंद हो जाना, रनी नोज़ रहना, ये अब डिफरेंट टाइप्स की एलर्जीज़ हैं। बाज़ औक़ात ये दमे की शक्ल भी इख्तियार कर जाती हैं और एक एमरजेंसी कंडीशन बन जाती है, स्टेटस एस्थमेटिकस कहा जाता है। तो मैं कुछ वजूहात बताऊंगा जिनकी बिना पर आप इस चीज़ को ज़रूर रूल आउट कर पाएंगे कि आखिर ये मसला क्या है और इसके अलावा इसकी तशख़ीस कैसे हो सकती है, इससे बचाव कैसे हो सकती है और ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि एलर्जी और दमा की वजह बन रहे होते हैं। ये जो सांस की नालियाँ होती हैं उनके अंदर की झिल्ली हसास होती है जिस पे कुदरत की तरफ से एक म्यूकस की लेयर होती है, कवरिंग होती है। जब छाती को बार बार एलर्जेंस का सामना करना पड़ता है तो वहाँ पे एक तो ये है कि अंदर सोजिश हो जाती है, उनमें जकड़ाव आ जाता है और म्यूकस भी वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाती है। तो इस सूजन की वजह से नालियाँ तंगी का शिकार होती हैं। अब सांस लेने में दुश्वारी होगी और सांस में से मुख्तलिफ सीटियों की आवाज़ें भी आने लग जाती हैं। अब इसको बचाने के लिए सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आखिर ये कंडीशन किस वजह से हुई है। कुछ एलर्जी की और अक़साम भी हैं कि बच्चों का नाक हर वक्त बहता रहता है, आँखों में से पानी बहता रहता है, बार बार बच्चे आँखों को मलते रहते हैं, नाक को मलते रहते हैं और छींकें आने लग जाती हैं। अब ये भी एक एलर्जी की टाइप है। कुछ बच्चों में ये भी देखा गया है कि उनकी जिल्द भी मुतासर होने लग जाती है, वहाँ पे जिल्द पे भी इस तरह के बच्चों में रैशेस होने लग जाती हैं। इनको हम एटोपिक डर्माटाइटिस कहते हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं, ये अल्टीमेटली जो बच्चे की ग्रोथ है, नशोनुमा है, उसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ बच्चों में तो ये टॉन्सिलाइटिस भी करवा देते हैं और एडिनॉइड्स भी बच्चों के इफ़ेक्ट होते हैं जिनमें एडिनॉइड्स हाइपरट्रॉफी जैसे प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। टॉन्सिल्स तो बज़ाहिर आपको नज़र आ रहे होते हैं, एडिनॉइड्स तो जो सांस की नाली होती है उसके पीछे होते हैं जो कि बच्चों की सांस में दुश्वारी की वजह बनते हैं। बच्चे मुंह खोल के सांस लेते हैं। अब इसकी वजह से जो उनके चेहरे के खदोखाल है वो भी मुतासर होने लग जाते हैं। बार बार इन्फेक्शन होता रहेगा, एलर्जी होती रहेगी तो बच्चे की नशोनुमा भी अल्टीमेटली इफ़ेक्ट होने लग जाती है। बच्चों की जो ग्रोथ है वो इफ़ेक्ट होती है। पेरेंट्स की ये कंप्लेंट्स होती हैं कि बच्चे सही से खा पी रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी ना ही हाइट बढ़ रही है और ना ही उनका वेट सही से गेन हो रहा है। बाज़ औक़ात तो बच्चों की जो छाती है उसकी ग्रोथ कंप्रोमाइज़ होती है, जो हड्डी है वो बाहर को निकल आती है क्योंकि ग्रोइंग एज होती है, बोन्स सॉफ्ट होती हैं। जब रेपिटेटिवली बॉडी पे डिफरेंट टाइप्स के बर्डन इन्फेक्शन का होता रहेगा तो ग्रोथ तो मुतासिर ग्रुप के प्रॉब्लम्स हो गए। जो इन्फेंट एज ग्रुप है 4 मंथ्स 6 मंथ्स, उनमें भी वायरल कफ बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है। छाती में से सीटियों की आवाज़ें बच्चों में आ रही होती हैं और जो खांसी है वो महीनों तक रहती है। इन्फेक्शन है, इसको टाइमली ठीक ना किया जाए तो आगे जाके ये कहीं अस्थमा में कन्वर्ट ना हो जाए। फैक्टर्स हैं जो कि ट्रिगर्स का काम कर रहे होते हैं। अब उनको ऑल एज ग्रुप्स में अगर रोका जाए तो इस तरह के प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। अब जिनमें सर फहरिस्त है, पोलन्स हैं, स्मोकिंग है, अगर फैमिली में घर में कोई स्मोक करता है तो उसकी वजह से ये रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा परफ्यूम्स हैं, मिस्ट है, बॉडी स्प्रे है, डस्ट है, घर में पेट्स हैं और डिफरेंट एलर्जी की अक़साम की वजह बन रही होती है। डायग्नोस करने के भी डिफरेंट स्टेप्स हैं। एक तो ये है कि सिम्टम्स की बुनियाद पे देखा जाता है जो कफ़ है वो किस टाइप की है, ड्राई कफ़ है, वेट कफ़। कफ़ की जो टाइप है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो एलर्जी है वो किस नौयत की है। चेस्ट एक्सरे से भी देखा जा सकता है। उसके अलावा ब्लड के अगर टेस्ट की बात करें तो CBC है, IgE के लेवल को देखा जाता है। स्किन प्रिक टेस्ट भी किया जा सकता है। अब इससे हम एलर्जी की जो शिद्दत है और जो टाइप है हम उसका अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे तो प्रिवेंशन आता है। जितने भी ट्रिगर्स की बात हुई थी स्टार्ट में उनसे बच्चों को बचाया जाए। जितने भी ये एलर्जन थे जो कि प्रॉब्लम को काज कर रहे थे उनसे बचाया जाए। अगर मेडिकेशन की बात की जाए तो वो इस बुनियाद पे होता है कि कितना फ्रीक्वेंट बच्चे में एलर्जी होती है, कितना फ्रीक्वेंट उनमें एलर्जी की सिम्टम्स आ रही हैं। अगर 1.5 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद जाके आ रही हैं तो 4 to 5 डेज़ तक उनका ट्रीटमेंट चलेगा, उसके बाद होल्ड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कॉन्टीन्यूसली परसिस्टेंटली सिम्टम्स बच्चों में डेवलप हो रहे हैं और अगर मेडिसिन स्टॉप की जाए तो देन अगेन उनका फ्लेयर आ जाता है, सिम्टम्स सेटल डाउन नहीं हो रहे होते। तो इस तरह के बच्चों में थोड़ा लॉन्ग टर्म हम
ٹریٹمنٹ پلان کو فالو کرتے ہیں اور ان کا ورک اپ کروا رہے ہوتے ہیں تاکہ فردر کمپلیکیشن سے بچا جائے۔ برونکیو ڈائلیٹر سے نوبلائز کراتے ہیں بچوں کو۔ بیبی پفس بھی آتے ہیں جن کو ہم میٹر ڈوز انہیلر کہتے ہیں۔ بچے انہیل کرتے ہیں تو ان کی چھاتی کی جو الرجی ہے اس کے سمٹمز بھی سپریس ہوتے ہیں۔ جو چھاتی کا جکڑاؤ تھا، سوجن تھی، اندر میوکس کلیکٹ ہوا تھا، تو وہ سارا اس سے ریزالو ہوگا اور بچوں میں ریکوری دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا میتھڈ تو ہے جو کہ منٹیلوکاسٹ ساشے اور ٹیبلٹس ہیں۔ یہ بھی لانگ ٹرم چلایا، یہ بھی 2 to 3 ویکس تک چلایا جاتا ہے جب بھی بچوں کو انفیکشن ہوتا ہے، اور پیرنٹس کو یہ کونسل کیا جاتا ہے کہ اگر بچے سیزنل الرجک ہیں، ستمبر، اکتوبر، نومبر، ان منتھس میں اگر ان کو الرجی کے سمٹمز آتے ہیں تو ان کو پروفائلیکٹیکلی یا ڈیورنگ سمٹمز ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اگر آپ 2 to 3 ویکس تک منٹیلوکاسٹ بھی سٹارٹ کروا دیں گے تو ان میں بھی کافی نتائج ملتے ہیں۔ پراپر ایستھما ڈیولپ ہو گیا ہے یا سیزنل الرجی ہے، اس میں ہم لانگ ٹرم کی بات کریں تو موسٹ آف دا ٹائم یہ دیکھا گیا ہے کہ 4 to 5 ایئرس تک بچے ریکور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایسا ہمیں زیادہ پرابلم دیکھنے کو نہیں ملتی، لیکن ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر کسی کی فیملیل ہسٹری ہے، یہ موروثی بیماری ہے، تو ان میں بھی یہ پرابلم آگے لائف لانگ چلتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ پھر اس کا ٹریٹمنٹ بھی کنٹینیو رکھنا پڑتا ہے۔ نومولود بچوں میں اگر ان کو مدر فیڈ دی جائے، پروون ثابت ہو رہا ہے کہ الرجی کا رسک بچوں میں وہ کم کر دیتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان سمٹمز کو ایڈریس کیا جائے، ان پرابلمز کو دیکھا جائے کہ آخر وہ کیوں بن رہی ہیں اور ان کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات اور کنسلٹیشن کے لیے آپ دیے گئے نمبرز پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔